मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते 1 दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी,
सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है।